हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक न्यू वीडियो में। मैं हूं विश्वजीत और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसे सुनकर शायद आप रात को अकेले घर से बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ आरव वर्मा नाम के एक शख्स ने शेयर किया है। और ये सब हुआ मधुपुर गांव, जो झांसी के बडोरा कस्बे के पास बसा है। एक ऐसा इलाका जहां लोग अब भी मानते हैं कि कुछ चीजें दिखती नहीं पर होती जरूर है। कहानी की शुरुआत होती है। आरव बताता है, भैया ये बात तब की है जब मैं सिर्फ 14-15 साल का लड़का था। हमारा गांव छोटा था लेकिन आपसी रिश्ते बहुत गहरे थे। हर घर में कोई ना कोई किसी का जानने वाले जरूर था। हमारे ही मोहल्ले में मेरा चाचा रहता था, उसके बेटे का नाम था बीरू। उम्र में मुझसे 2-3 साल बड़ा, लेकिन ताकत में जैसे 10 गुना ज़्यादा। बीरू गांव का सबसे हट्टा कट्टा लड़का था। खेत में हल जोतना, बैल बांधना, पशु पुआल काटना, सब काम अकेले करता। बाहों की नसें ऐसे उभरती जैसे लोहा हो। आवाज़ भरी भारी और चाल में अकड़। गांव के लड़के उससे थोड़ा डरते भी थे, पर आरव उसे अपना भाई और हीरो मानता था। दिन की शुरुआत होता है। गर्मी के दिन थे, सूरज सिर पर था और खेतों में काम जोरों पर था। आरव और बीरू हर रोज सुबह 4 बजे उठते, चाय पीकर बेलों को खेत की तरफ ले जाते। मधुपुर के लोग अपने खेतों को जैसे भगवान मानते थे। हर सीजन के पहले दिन खेत की मिट्टी पर दीपक जलाते और हवन करते थे। पर उस साल कुछ अजीब हुआ। खेत के बीच में एक पेड़ था, पुराना नीम का पेड़। उसी पेड़ के नीचे कुछ राख जैसी चीज बिखरी मिली थी और पास में लाल कपड़ा पड़ा था जिसमें काले धागे और नींबू बंधे थे। गांव की औरतें बोली, किसी ने कच्चा कलावा उतारा है। कच्चा कलावा क्या होता है? कच्चा कलावा गांव की भाषा में इसका मतलब होता है ऐसा तांत्रिक कर्म जिसमें किसी इंसान की छाया या आत्मा को बांधने की कोशिश की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह साधना केवल उन्हीं लोग करते हैं जो दूसरे की किस्मत छीनना चाहते हैं, और अगर गलती से किसी की परछाई उस तंत्र पर पड़ जाए तो वो इंसान धीरे धीरे अंदर से मरने लगता है। तो चलिए चलते वापस कहानी में। आरव आगे बताता है, हम दोनों ने उस राख और नींबू की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कोई मजाक कर गया होगा, लेकिन उसी शाम कुछ अजीब हुआ। बीरू ने खेत से लौटते वक्त देखा वो नीम का पेड़ अपने आप हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। पत्ते सरसराते हुए जैसे कुछ बोल रहे हो। बीरू ने मजाक में कहा, लगता है इस पेड़ में भी अब आत्मा बसने लगी है। आरव ने हंसते हुए टाल दिया। पर रात को जब दोनों वापस घर पहुंचे, बीरू के पांवों में कीचड़ के निशान खुद घर के आंगन तक चले गए। हालांकि उसने दरवाजे पर ही चप्पल उतारी थी। पहली रात का डर जानते हैं कैसे था। उस रात आरव को नींद नहीं आई। लगभग आधी रात को उसने दरवाजे के बाहर हल्की चरमराहट सुनी। वो उठा और बाहर देखा। बीरू खड़ा था। उसकी आंखें अजीब लाल लग रही थी और उसके होठों पर किसी पुराने गीत के बोल थे। कच्चा कलावा रे, कच्चा कलावा रे, इस तरह का बोल थे। आरव डर गया। उसने पूछा, भैया आप जाग रहे हो? बीरू ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, सो जा वरना वो तुझे भी देख लेगा। और फिर सीधा चल गया उस नीम के पेड़ की तरफ। आरव को लगा शायद नींद में चल रहा है। लेकिन अगली सुबह जब सब उठे, बीरू के पैरों पर राख लगी थी और उसके हाथ में वही लाल कपड़ा मिला जिसे कल उन्होंने खेत में देखा था। कुछ बदलने लगा था। बीरू अगले कुछ दिनों में और अजीब होने लगा।
कभी बिना वजह हंसता, कभी अपने कमरे में दीवार पर कुछ लिखता, जो दिखेगा वो मरेगा, ऐसा कुछ लिखता। लेकिन गांव के बुजुर्ग बोले, इस पर कच्चा कलावा की छाया पड़ गई है। लेकिन वीरू का बाप, जो जमींदार था, ऐसी बातों पर हंस देता था। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब मानसिक खेल है। पर आरब जानता था यह खेल नहीं था। रातों को नीम के पेड़ से आवाजें आती थी, जैसे कोई आदमी मिट्टी खोद रहा हो। और हर सुबह वीरू की आंखों के नीचे काले धब्बे बढ़ते जा रहे थे। मोड़ तब आया जब एक दिन दोपहर को आरब खेत गया तो देखा पेड़ के नीचे वीरू बैठा है, आंखें बंद, और चारों तरफ कोए घूम रहे हैं। आरब ने पुकारा, भैया चलो घर चलो, माँ बुला रही है। लेकिन वीरू ने धीरे से सिर उठाया। उसके होठों पर वही वाक्य था, जो दिखेगा वो मरेगा। अचानक जमीन से एक राख का गुब्बार उठा और नीम के पत्ते जोर से हिलने लगे। आरब के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, कच्चा कलावा पूरा नहीं हुआ है। वो भागता हुआ गांव लौटा, पर वीरू पीछे नहीं आया। और फिर शाम तक जब लोग खेत पहुंचे तो वहां बस वीरू की चप्पलें और उसका लाल कपड़ा पड़ा था। नीम के पेड़ की जड़ में मिट्टी थोड़ी गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कुछ दबाया हो। पर कोई निशान नहीं, कोई लाश नहीं। गांव वाले बोले, वो कलावा पूरा कर गया। कहानी यही से डरावनी नहीं बल्कि साफी तो हो जाती है, क्योंकि अगले दिन आरब के घर में जो हुआ उसने पूरे गांव का चैन छीन लिया। आखिर क्या हुआ था उस गांव में आरब का साथ? वो क्या था कच्चा कलावा? आखिर किसने किया था? और नीम के उस पेड़ में कौन सी आत्मा बंधी थी? यही सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इन सवालों का जवाब आपको वीडियो के अंत तक पूरी तरह से स्पष्ट के रूप में मिल जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीरू की गुमशुदगी के बाद मधुपुर गांव में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया था। गांव के लोग अब उस नीम के पेड़ की तरफ देखने से भी डरते थे। हर शाम कोई ना कोई यह शपथ लेता था कि आज वहां जाकर देखेंगे कि वीरू का क्या हुआ क्या। लेकिन जैसे ही रात गिरती सबके हौसले टूट जाते। आरब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वीरू के गायब होने के दूसरे दिन सुबह आरब ने देखा कि घर के अंदर हल्की मिट्टी बिखरी हुई है, जैसे किसी ने रात में अंदर चलकर मिट्टी के पांव के निशान छोड़े हो। माँ ने झाड़ू लगाते हुए कहा, किसी ने बाहर से लाकर ये सब फैलाया है क्या? आरब ने झुक कर देखा, वो निशान ठीक वैसे ही थे जैसे वीरू के पैरों के थे। पर बात यही तक नहीं रुकी। रात में अब जब सब सो जा गए, आरब के कमरे की दीवार से टप टप की आवाज आई, जैसे कोई गीली मिट्टी टपक रही हो। वो उठा, लाइट जलाई और दीवार के कोने से सचमुच मिट्टी रिस रही थी, और उस मिट्टी से एक अजीब सी गंध उठ रही थी, जली हुई नींबू और राख की। वो वापस आ गया है। आरब ने डर के मारे पिता को बुलाया। पिता ने दीवार देखी और बोले, किसी ने ऊपर से पानी गिराया होगा, घबराने की कोई बात नहीं। पर आरब जानता था कि ये सिर्फ पानी नहीं था, क्योंकि रात के 2 बजे उसने सपने में फिर वही नीम का पेड़ देखा था। पेड़ के नीचे वीरू बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठ हिल रहे थे। कच्चा कलावा अधूरा है। जब आरब की नींद टूटी तो दीवार पर उसी वाक्य के निशान उभरे हुए थे, जैसे किसी ने गीली उंगलियां से लिखी हुई, कच्चा कलावा अधूरा है। गांव में डर फैलने लगा। अब गांव के लोग खुलकर बातें करने लगे थे। कोई कहता था वीरू को किसी तांत्रिक ने साधना में बलि बना लिया है। कोई कहता वो खुद कच्चा कलावा करने गया था और जाल में फंस गया। पर कोई यह नहीं जानता था कि कच्चा कलावा की असली शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसी बीच बडोरा कस्बे से एक आदमी गांव आया। नाम था पंडित जगत देव। लोग उसे काली विद्या काटने वाला कहते थे।
उसने आरब से कहा, जिस नीम के पेड़ के नीचे राख और नींबू मिला था वहाँ कोई अधूरी साधना की गई है, और जब साधना अधूरी रह जाती है तो आत्मा साधक से जुड़कर किसी अपने को ढूंढती है ताकि वो अधूरा कर्म पूरा हो सके। अरब सिहर गया, मतलब वो आत्मा अब मेरे पीछे है? पंडित ने धीमे से कहा, अगर बीरू तेरा सगा था तो हाँ, वो अब तुझसे जुड़ चुका है। नीम के पेड़ के नीचे अगली शाम पंडित जगत देव, आरब और कुछ गांव वाले मिट्टी का घड़ा, दिया और गंगाजल लेकर उस नीम के पेड़ के पास पहुंचे। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल हो चुका था। पेड़ के नीचे वही जगह थी जहां से राख, नींबू और लाल कपड़ा मिला था। पंडित ने कहा, यही खुदाई करनी होगी, पर ध्यान रहे अगर नीचे कुछ मिला तो पीछे मत मुड़ना। गांव के 2 आदमी फावड़े लेकर खुदाई करने लगे। कुछ ही देर में मिट्टी से एक बंधा हुआ लोटा निकला जिसके ऊपर किसी ने लाल धागे से वीर लिखा था। लोटा खोलते ही काली राख हवा में उड़ी और आसमान में कौवों का झुंड कांव कांव करने लगा। आरब के कानों में किसी की आवाज वो गूंजी, मैं अधूरा हूँ। वो घबरा कर पीछे हट गया, पर तभी पंडित जी चिल्लाया, पीछे मत देखना। दिया एकदम से बुझ गया और वहाँ गंधक की सी दुर्गंध फैल गई। मिट्टी के नीचे जो था, अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि नीम का पेड़ अचानक सूखने लगा है। पत्ते झड़ चुके थे और नीचे की मिट्टी फट पड़ी थी। आरब ने देखा कि उस फटी मिट्टी के बीच से एक हड्डी जैसी चीज झांक रही थी। पंडित ने समझाया, जिस आत्मा का कच्चा कलावा किया गया था वो अब इस मिट्टी में कैद है। अगर इसे पूरी तरह मुक्त नहीं किया गया तो वो अपने परिवार को निगल जाएगा। उस रात फिर वही हुआ। घर में दीवार से आवाज आई, आरब, अधूरा काम पूरा कर। मिट्टी खुद ब खुद कमरे में गिरने लगी। दीवार पर एक चेहरा उभर आया। वो बीरू का था। सच्चाई का खुलासा होता है। पंडित जगत देव ने आखिरकार एक सच बताया जिसे सुनकर सब सन्न रह गए। बीरू खुद साधना कर रहा था। उसने अपने खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसी तांत्रिक से कच्चा कलावा सीखना शुरू किया था, लेकिन उस तंत्र की आखिरी रात उसने गलती से अपने ही छाया उस मंत्र पर डाल दी और उसी पल वो खुद उसमें बंध गया। आरब फूट फूट कर रो पड़ा। उसके सामने अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वो खुद उस साधना को पूरा करे या फिर बीरू की आत्मा उसे साथ खींच ले जाएगी। रात का तांत्रिक कर्म। पंडित ने एक आखिरी उपाय बताया। आज अमावस्या की रात है। अगर तू बीरू की आत्मा को मुक्त करना चाहता है तो वही नीम का पेड़ काटना होगा और उसकी जड़ में वो लोटा फिर से गाड़ना होगा। रात 12 बजे आरब और पंडित दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे। आसमान में बादल गरज रहे थे। पेड़ को काटते ही एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे किसी ने भीतर से चिल्लाया हो, मैं अधूरा हूँ, नहीं हूँ, तू अधूरा रहेगा। मिट्टी कांप पड़ी और आरब जमीन पर गिर पड़ा। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए राख को गंगाजल से धोया और धीरे धीरे पेड़ का शोर थम गया। नीम के पत्ते जमीन पर गिरे और वहां से एक हल्की रोशनी निकली, जैसे किसी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। अगले दिन सुबह सूरज उगा तो नीम का पेड़ पूरी तरह सूख चुका था। पत्ते झड़ चुके थे और नीचे की मिट्टी शांत थी। आरब ने पहली बार सुकून की सांस ली, पर तभी उसने देखा मिट्टी के बीच वही पुराना लाल कपड़ा पड़ा था और उस पर लिखा था, कच्चा कलावा पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या वो आत्मा सच में मुक्त हुई या
अब आरब की जिंदगी में वही श्राप उतर आया, क्योंकि कहा जाता है कच्चा कलावा सिर्फ आत्मा को नहीं बांधता, वो खून के रिश्ते में भी जमा लेता है। इस कहानी में आगे और इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने सुना कैसे अरब ने अपने भाई बीरू की आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की। नीम का पेड़ काट दिया गया, लाल कपड़ा गाड़ दिया गया और लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, कच्चा कलावा कभी खत्म नहीं होता, वो बस नया रूप ले लेता है। अब वो घर में है। बीरू के गायब होने के 1 महीने बाद अरब का घर धीरे धीरे अजीब चीज़ों से भरने लगा। कभी रात में रसोई के बर्तन अपने आप खड़खड़ाने लगते, कभी दरवाजे के पीछे कोई फुसफुसाहट। अरब अधूरा काम पूरा कर। पहले अरब ने इसे सपना समझा, पर जब उसकी माँ ने भी वो आवाज़ सुनी तो घर में सबकी नींद उड़ गया। एक रात अरब की माँ ने बताया, मैंने उसे देखा। अरब वही बीरू था, दरवाजे के पास खड़ा था, मिट्टी में सना हुआ था। उसने कहा, माँ मुझे मिट्टी से बाहर निकालो। मिट्टी की दीवारें। अब हर सुबह घर की दीवारों पर मिट्टी के उभरे हुए निशान दिखते हैं, कभी किसी के पंजे जैसे, कभी किसी के चेहरे जैसे। पंडित जगत देव दोबारा बुलाए गए। उन्होंने दीवारों को देखा और धीरे से बोला, अब यह सिर्फ आत्मा नहीं रही, यह रक्त बंधन का श्राप बन चुकी है। बीरू का अधूरा कर्म अब इस घर की नींव में उतर गया है। उन्होंने अरब से कहा, जिस पेड़ की जड़ काटी गई थी वहाँ कुछ ऐसा था जो तुमने नहीं देखा। अब वो चीज़ तुम्हारे घर तक आ गई है। रात का समय था। उस रात अमावस्या थी। गांव के लोग, सब लोग अपने घर जल्दी बंद कर चुके थे, पर अरब के घर में अब सन्नाटा नहीं बल्कि एक गूंज थी। मिट्टी हिलने की, दीवारों के कांपने की और नीम की पत्तियों की हल्की सरसराहट की। अरब अपने कमरे में बैठा था, हाथ में वही पुराना लाल कपड़े लिए। उसने धीरे से कपड़ा खोला। भीतर कुछ काले बाल और राख के टुकड़े थे और बीच में एक अधजला नाम। वो कांप गया। क्या ये मेरा नाम है? दीपक अपने आप बुझ गया और कमरे के कोने से किसी की भारी आवाज आई, तूने मेरा कर्म पूरा नहीं किया अरब, अब तेरी बारी है। दीवार पर मिट्टी से बीरू का चेहरा उभरा, आंखें जलती हुई, होठ खून से भरे। अरब चीख पड़ा। तांत्रिक की आखिरी रीत। अगली सुबह पंडित जगत देव ने कहा, इस श्राप को काटने का बस एक ही उपाय है। तुम्हें उसी जगह जाकर दीपक जलाना होगा जहां बीरू का नाम मिट्टी में मिला था। और इस बार डरना नहीं, पीछे नहीं देखना। शाम ढली। अरब अकेला उस जगह पर पहुंचा। वो नीम का सूखा तना अब राख में बदल चुका था। चारों तरफ हवा चल रही थी और राख उड़ते हुए उसके चारों ओर घूम रही थी। अरब ने मिट्टी में दीपक रखा और कहा, भैया, अगर मैं तेरे कर्म का हिस्सा हूँ तो आज से इसे पूरा करता हूँ। तू मुक्त हो जा। अचानक धरती हिली। दीपक की लौ ऊंची उठी और राख का गुब्बारा आसमान में फैल गया। उसमें से बीरू का चेहरा उभरा, मुस्कुराता हुआ और धीरे धीरे गायब हो गया। अरब की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे लगा सब खत्म हो गया, पर अंत कहाँ था। अगले दिन सुबह घर लौटकर जब अरब ने दरवाजा खोला तो अंदर सन्नाटा था। माँ, मौसी सब सोए हुए थे, लेकिन कमरे की दीवार पर एक अजीब चीज थी। मिट्टी से लिखा एक वाक्य, कच्चा कलावा कभी खत्म नहीं होता।
बस अगली पीढ़ी का इंतजार करता है। आरब ठिठक गया, उसके चेहरे का बाल तक खड़े हो गए थे। उसके गाल पर हल्की हवा चली और दरवाजे के बाहर वही लाल कपड़ा पड़ा था, ताजा, जैसे किसी ने अभी अभी वहां रखा हो। रिश्ते का श्राप जिंदा था। अब आरब गांव छोड़ चुका था, पर कहते हैं मधुपुर गांव में हर अमावस्या की रात वही नीम की जगह से राख उड़ती है और कोई गहरी आवाज फुसफुसाती है, कच्चा कलावा अधूरा नहीं, वो बस जाग रहा है। तो दोस्तों, आपने सुना कच्चा कलावा की छाया की पूरी सच्ची कहानी। क्या आपको भी लगता है कि कुछ कर्म कभी पूरे नहीं होते, या ये सब इंसानी डर की कल्पना है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपको विश्वास है कि किसी की छाया भी श्राप बन सकती है? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। स्वागत है आपका द रियल थ्रिल्स में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं विश्वजीत हर हफ्ते लेकर आता हूं एक नई सच्ची डरावनी कहानी, जहां सच और डर के बीच की रेखा गायब हो जाती है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।